स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में देखिए आपका यहाँ पे 10 नंबर का यानी कि गद्यांश और यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर का आपका पद्यांश यानी कि 20 नंबर आज की इस वीडियो में क्लियर होगा। जो बोर्ड एग्जाम में 100% कह रहा हूं कि यही आएंगे ऑप्शनल आपको देखने को। तो आज की वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस रखिए। आज की इस वीडियो में देखिए यहाँ पे एक महत्वपूर्ण गद्यांश बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में रिपीट कर रहा है बार बार, और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण आपको पद्यांश बताएंगे। ठीक है, दोनों को अच्छे से बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है कॉपी में ताकि एक भी नंबर ना कटे, तो लिखने का तरीका भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। एक एक चीज इस वीडियो में आपको क्लियर बताएंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक करके चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नंबर यहाँ पे एक हम महत्वपूर्ण आपको गद्यांश सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं ये जो है क्वेश्चन, ये आपका लिखा गया है गद्यांश की भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। ठीक है, इसको जैसे ही पूरा अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के ठीक बाद यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस पूछे रहेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में कॉपी में, तो सब कुछ सीख लीजिए इस वीडियो में। देखिए लिखा है कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील है, और कह रहा है कि परिवर्तनशील और गतिशील है। अब कह रहा है कि उसकी गति विज्ञान प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप से देखने के लिए यानी देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। इसको जैसे ही अच्छे से पढ़े हैं आपको मालूम तो चल गया होगा कि इस चैप्टर से इस गद्यांश को दिया है। तो इसमें देखिए 5 क्वेश्चन पूछे रहेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन लिखा है, देखिए ध्यान से कि पहला नंबर की उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। इसके ठीक बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो अंडरलाइन किया गया है इसमें इसकी लाइन की व्याख्या करना है। प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है, इसके बारे में बात करना है। इसके बाद 4 नंबर संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है। इसके बाद किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, तो इसमें 5 क्वेश्चन दिए रहे हैं और यहाँ पे देखिए सबसे पहले नंबर कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए पहले तो सॉल्व करने का तरीका समझिए। देखिए सबसे पहले किसी भी गद्यांश को हल कीजिए या पद्यांश को, पहले उसका संकेत जरूर डालिएगा। संकेत क्या होता है समझिए। जब भी एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो 2 गद्यांश रहेंगे और 2 पद्यांश, कोई एक गद्यांश को करना है हल, तो इसमें देखिए संकेत में यही शुरू से 2-3 शब्द को उठाकर लिख लेते हैं। जैसे ये लिखा गया है, बीच में डॉट डॉट करके, और आखिरी वाला जैसे ये लिख देंगे, तो ताकि एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करेगा तो समझ लेगा कि कौन सा सॉल्व किए। अब इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि उपरयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक के नाम पूछा है। तो यहाँ पे चाहेंगे तो आप संदर्भ भी लिख सकते हैं या पाठ का नाम और लेखक का नाम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 तरीका है इसका लिखने का। पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा श्रेष्ठ विचारक, यहाँ पे श्रेष्ठ विचारक व निबंधकार प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता शीर्षक शोधपरक निबंध से अवतरित है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से लिख देना है। इसका क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। या इसका 2 तरीका है लिखने का। एक यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, पाठ का नाम यहाँ पे लिख लेंगे। पाठ का नाम क्या है, तो पाठ का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं भाषा और आधुनिकता है। इस तरीके से लिख सकते हैं भाषा और आधुनिकता। ठीक है, आधुनिकता। अब इसके बाद यहाँ पे लेखक का नाम, यानी किसने इस पाठ को लिखा, लेखक का नाम। 2 तरीका बता रहा हूँ। लेखक का नाम कौन है, तो इसके प्रोजी सुंदर रेड्डी, यहाँ पे लिख दें प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो ये भी 2 लाइन का उत्तर लिख सकते हैं या इस तरीके से संदर्भ भी लिख सकते हैं। जो भी आपको आसान लगे आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन लिखा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ से वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है।
तो ये जो अंडरलाइन किया है नीचे से रेखा खींच करके, इस लाइन का मतलब क्या है, भाव। कहने का मतलब इसका इतना का अर्थ क्या होगा, यही पूछा है पेपर में। इस तरीके से पूछेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लगा दिए हेडिंग समझाने के लिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे इस तरीके से और लिखेंगे कि भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से यानी पुराने समय से ही चले आ रहे हैं, वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है, मतलब कि व्यक्त करने में, दिखाने में सक्षम नहीं है। आप देखिए नित्य प्रति संस्कृत में नित्य प्रति मतलब रोज सुबह सुबह संस्कृत में हुए परिवर्तनों में हुए भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोग, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। तो ये जो अंडरलाइन किया गया था आपका गद्यांश, इसका पूरा शाब्दिक अर्थ हम रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें लिख दिया है। इतना ही लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर लिखने से कोई नंबर नहीं बढ़ेगा। यानी कि जितना ये कह रहा है उतना ही लिखिए, न कम लिखिए न ज्यादा। कम थोड़ा हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, समझिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है 3rd नंबर कि प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस बात पर बल दिया है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हम बता रहे हैं कि इस गद्यांश में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। इतना चीजें आपको क्लियर साफ साफ लिख देना। अगर चाहते हैं छोटा सा भी लिखें तो इसमें लिख सकते हैं कि देखिए प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किस चीज पर, शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। इतना चीजें लिख सकते हैं, मतलब अपने से भी बना करके साफ साफ और स्पष्ट लिख सकते हैं उत्तर। कोई जरूरी नहीं कि यही लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। देखिए 4 नंबर संस्कृत का एक अटूट अंग क्या है। तो देखिए संस्कृत का यहाँ पे, संस्कृत का एक अटूट अंग भाषा ही है। भाषा के माध्यम से संस्कृत हमारा चलता है। तो हो जाएगा क्लियर। 5 नंबर देखिए किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जा रही है, यानी जोड़ी जाती है। तो देखिए संस्कृत यहाँ पे लिखा गया है ना कि संस्कृत की जो गति है विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जा रही है। जिस तरह से संस्कृत हमारा गति बढ़ा रहा है, संस्कृत का भाषा, उसी तरह से विज्ञान भी प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। यही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गद्यांश से, और ये इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा बहुत ही अच्छा से, क्योंकि पेपर में ये आ सकता है। आपको 100% श्योर है कि इसको तैयार कर लेना। बहुत ही अच्छे से तैयारी कर लेंगे, हिंदी में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। आगे चलेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ से पद्यांश। ठीक है, पद्यांश एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ये भी 10 नंबर का आता है पेपर में। चलिए पद्यांश पढ़ते हैं। सबसे पहले कि मेरे प्यारे नवजलद सिकंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो की प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। ये है आपका पद्यांश। जैसे इस पूरे पद्यांश को, इस 4 लाइन का पद्यांश है, इस 4 लाइन के पद्यांश को पढ़ा होगा आपको तो धीरे धीरे मालूम चल गया होगा कौन से चैप्टर से ये दिया है। जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, और जो जिसका तैयारी कम भी है थोड़ा अच्छे से तैयारी कीजिए मन लगाकर। आपका एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए बेस्ट। तो जितने प्यारे बच्चे भी वीडियो को लाइक भी नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डेली हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का सबका तैयारी यहाँ से कराया जाएगा। देखिए जैसे इसको पढ़े हैं इसमें क्वेश्चन 5 पूछा जाएगा कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइएगा। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। तो अभी हम अंडरलाइन अभी तुरंत ही करने वाले हैं। राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा है लिखिए, और राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से आने वाला है क्वेश्चन पेपर। पहले इसका अंडरलाइन हम करा देते हैं। ठीक है, देखिए ये ऊपर वाली जो लाइन्स हैं दोनों, ये अंडरलाइन रहेगा। आपकी कॉपी पेपर जो होगा, अंशाल पेपर, सीरीज वगैरह जो भी है आप देख लीजिएगा, यही अंडरलाइन किया हुआ है 2 लाइन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का आंसर देना है। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। चलिए 2 तरीके से पहले इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर पद्यांश सॉल्व करने का तरीका तो बेस्ट समझिए।
संकेत बताए ही हैं कि क्या होता है। जो पद्यांश है उसका वो शुरू से दो तीन शब्द लिख लीजिए, बीच में डॉट डॉट खाली कर दीजिए और लास्ट वाला उस पद्यांश के दो तीन शब्द उठा करके इस तरीके से लिख दीजिए। जैसे कि इस पद्यांश का मैंने बताया कि मेरे प्यारे नौजलद, तो मेरे प्यारे डाल लेंगे डॉट डॉट करके, लास्ट वाला शाम को तू सुना दे, तो इतना कर लेंगे। क्लियर। अब इसमें पूछा है कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम बताइए। तो यहाँ पे आप चाहें तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो संदर्भ लिख सकते हैं या वो उस तरीके से जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा है उस तरीके से दीजिएगा। तो देखिए इसका संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ठीक है, द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से उद्गृत है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा है, पूछा है कि पाठ के शीर्षक, शीर्षक का मतलब पाठ का नाम क्या है। पाठ का नाम लिखेंगे कि पाठ का नाम जो है वो पवन दूतिका है। पाठ का नाम क्या है, पवन दूतिका। और शीर्षक यानी कवि का नाम, अब कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी हरिऔध जी। इस तरीके से दो तरीके से भी लिख सकते हैं, इतना लिख दीजिए या पाठ का नाम शीर्षक का नाम करके आगे लिख दीजिए। क्लियर है, 2 नंबर तो इस पर फिक्स हो गया। आगे इसमें पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कर रहा है, इसका मतलब कि देखिए कितने लाइन का है अंडरलाइन, कि मेरे प्यारे नौजलद सिकंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से औ न भेजा संदेशा। तो ये 2 लाइन जो है इसको अंडरलाइन किया है और इसी दोनों लाइन का शाब्दिक अर्थ व्याख्या के रूप में कीजिए कि कह क्या रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डाल लेंगे इस तरीके से, और क्या लिखेंगे कि राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह कथा या व्यथा है, सॉरी, राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले, ठीक है, कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और तब वापस नहीं आए हैं, न ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। तो 2 ही लाइन अंडरलाइन था और दोनों लाइंस का मतलब यहाँ पे व्याख्या के रूप में दे दिया गया। ऐसे ही टू द पॉइंट लिखना है आपको। एक भी क्वेश्चन में ज्यादा बढ़ाकर लिखने से नंबर एग्जामिनर नहीं देता है, भले ही साफ साफ थोड़ा अच्छा से और कम भी लिखेंगे टू द पॉइंट तो नंबर एकदम अच्छा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 3rd नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। तो यहाँ पे देखिए राधा पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है, इसी पद्यांश में है इसका अर्थ उत्तर कि राधा पवन दूतिका द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, कह रहे 3रा नंबर तो हो गया। 4था नंबर कि कृष्ण का सौंदर्य कैसा है और उल्लेख कीजिए, मतलब बताइए। तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर, कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान वाले हैं, यानी कि सांवले हैं। आप नीला आकाश देखे होंगे, नीले भी होते हैं, सांवले होते हैं, कि कृष्ण आकाश में छाए हुए नवीन मेघों के समान वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है इसमें कि राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, कि राधा का जो मनोदशा है वो कैसा है, किस तरह का व्यवहार करती है। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 नंबर कि राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है। विरह का मतलब प्रेम होता है, तो जो राधा है वो श्री कृष्ण भगवान के विरह मतलब प्रेम में रो रो कर पागल हो रही है। इतना लिख देंगे, अच्छे से आपका यहाँ पे 10 नंबर बन जाएगा पद्यांश से। और मैंने बता ही दिया है कि कैसे सॉल्व करना है, आपको अच्छे से लिखने का तरीका भी मालूम चल गया। जितने भी बच्चे इसका पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ टेलीग्राम का। और एक चीज, जितने भी बच्चे लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर कर लेना, ताकि आपको डेली ऐसी वीडियोज मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।